नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा, लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। और 16 आने सच में शुरुआत कर रहे हैं आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपके सामने आएगी आज की पहली बड़ी खबर। क्या है वो खबर, ये जान लीजिए। बीजेपी को मात देने के लिए इंडिया अलायंस के नेताओं की एक मीटिंग हुई है आज। 25 दलों के नेता कमर कसकर इस मीटिंग में उतरे। लगा कि कुछ बड़ा फैसला हो जाएगा, साथ मिलकर लड़ने का ऐलान होगा। लेकिन घंटों की माथापच्ची के बाद जब यह मीटिंग खत्म हुई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश की इकोनॉमी डूब रही है। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और दबे कुचले जो वर्ग हैं, ये सब मुद्दे हैं। सरकार इस पर फौरन सर्वदलीय बैठक बुलाए। इंडिया अलायंस की मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो 5 बड़े फैसले क्या हैं और सरकार को घेरने की क्या रणनीति इस बैठक में तैयार हुई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर क्या है वो देख लीजिए। विधायकों के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा के 28 में से 20 ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। जल्द ही स्पीकर को पत्र भेजने की भी प्लानिंग है। इनमें से 11 सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के घर पर मीटिंग भी कर ली। इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी इनसे मिलने पहुंचे थे। यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि ममता बनर्जी इस वक्त चारों तरफ से अपने ही विधायकों और सांसदों से घिर गई। आज की तीसरी बड़ी खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने के बाद उस पर सवार 24 भारतीय नागरिकों को इंडियन नेवी ने बचा लिया। शुरुआती रिपोर्टों में जहाज पर हमले की आशंका जाहिर की गई है। हालांकि इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कैसे ये नाविक रेस्क्यू किए गए, बचाए गए, ये मैं आपको दिखाऊंगा। और आज की चौथी बड़ी खबर। भारत ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों के एक बड़े अंतर से हरा दिया। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। भारत की पिछली सबसे बड़ी जीत पारी और 272 रनों के अंतर से थी, जो 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत को राजकोट में मिली थी। मानव सुथार, जिनका यह डेब्यू टेस्ट था, यानी कि टेस्ट में वो पहली बार गेंद हाथ में थामकर उतरे थे, 7 विकेट लिए हैं मानव सुथार ने आज। मिडिल ईस्ट में हालात बड़ी तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश की थी कि भाई रुक जाओ, मत करो झगड़ा, लेकिन ट्रंप नाकाम रहे। नेतन्याहू को उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनकी बात नेतन्याहू ने नहीं मानी। इस जवाबी हमले के बाद इस्फहान, तेहरान में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी गई। इजराइल के मुताबिक ईरान ने हाइफा और नाजरेत को निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, यमन के ईरान समर्थित जो हूती समूह हैं, उन्होंने भी इजराइल पर हमले की पुष्टि करते हुए साफ कहा है कि वो इलाके में बढ़ते तनाव का जवाब अब और कड़े कदमों से देगा। हूतियों ने अपने बयान में दावा किया कि उन्होंने इजराइल को निशाना बनाकर हमला किया है। IRGC की ओर से भी यह कहा गया है कि जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन नसर था इसका नाम, और इसी के तहत उनके लड़ाकों ने इजराइल के नेवातिम और तेल नोएफ एयरबेस को निशाना बनाया गया। कहां-कहां अटैक्स हुए इसकी तस्वीरें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इस जो अटैक्स हुए हैं, इन अटैक्स के बाद अब किस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। जो ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक्स किए गए, 8 जगह 8 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई, तो उसके जवाब में इजराइल ने भी कई शहरों को ईरान के निशाना बनाया गया। ट्रंप कहते रह गए रुक जाओ, लेकिन नेतन्याहू ने इस बार भी उनकी एक नहीं सुनी। और आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल पर, वो हमला हुआ कैसे था। वो मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से ईरान की ओर से ये अटैक किया गया। ये देखिए पीछे ये मेरे तस्वीर आ रही है, और इस मैप के जरिए मैं पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझाता हूं कि अटैक दरअसल हुआ कैसे था। इजराइल पर ईरान का हमला ऐसे हुआ है। अब आप देखिए कहां कहां से मिसाइलें दागी गई हैं और कहां दागी गई हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। ये मध्य ईरान का एरिया है, वो उत्तरी ईरान का एरिया है, वो उत्तर पश्चिमी ईरान का एरिया है। जो रेड स्पॉट्स मैं दिखा रहा हूं, ये रेड स्पॉट्स आप देखिए, ये रेड स्पॉट से अटैक किया गया है। आप देखिए यहां से मिसाइलें दागी गई,
यहां से भी और मध्य ईरान, यानी कि तीन तरफ से एक साथ अटैक किया गया ताकि इजराइल को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिले। निशाना था ये इजराइल, छोटा सा देश है इजराइल, बहुत कम आबादी है इजराइल की, लेकिन ईरान ने जब मिसाइलें दागी तो इजराइल को धुआं धुआं कर दिया। 8 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। और बैलिस्टिक मिसाइलों का जिक्र मैंने यहां पर इसलिए किया क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल भी एक शर्तों में शामिल था, जिसको लगातार ट्रंप और नेतन्याहू ये कह रहे थे कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोडक्शन ईरान रोक दे। आज उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल के कई शहरों को इस दौरान निशाना बनाया गया। ये देखिए, उत्तर पश्चिम ईरान, उत्तरी ईरान और मध्य ईरान से एक के बाद एक 8 बैलिस्टिक मिसाइलें निशाना बनाकर इजराइल को दागी गई, जिसमें इजराइल को धुआं धुआं कर दिया गया। तो सिर्फ अटैक यहां से नहीं हुआ। अब आप ये जो स्पॉट्स है ना, इसको भी मैं दिखा रहा हूं। ये जो यमन का एरिया है, हौथिस है ये जगह का नाम, यहां से भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इनमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें, ये देखिए, ये यहां से इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई, यानी कि 8 मिसाइलें ईरान ने दागी और यमन की तरफ से भी 2, तो कुल 10 मिसाइलों के जरिए, बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अटैक हुआ इजराइल पर। इनमें से जो 4 मिसाइलें यहां से छोड़ी गई थी, ये मिसाइलें 2 गिरी जाकर यूएई में, यानी कि ये प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है उसको भी निशाना बनाकर यहां पर मिसाइलें दागी गई। अब यूएई पे मिसाइलें क्यों दागी गई? आपको पता है कि जो सऊदी है, सऊदी के साथ ईरान की बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि सऊदी अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है। और इस पूरी जंग में जो यमन है, जहां से 2 मिसाइलें भी इजराइल को दागी गई, यमन इस पूरी जंग में ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये ईरान और यमन, इन दोनों का ये ज्वाइंट अटैक था, जिसका मेजर निशाना इजराइल था, क्योंकि 10 मिसाइलें इजराइल पर जाकर गिरी हैं और 2 मिसाइलें सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ये मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद अब आप समझिए कि जो युद्ध है, जो जंग है, और एस्केलेट होगी। तो इस पूरे मैप के जरिए मैंने आपके सामने तस्वीर रखी है कि कैसे इजराइल पर अटैक किया गया है। 10 मिसाइलें वहां से इजराइल पर दागी गई और 2 मिसाइलें यहां से सऊदी अरब पर दागी गई। अब आप इस चीज को समझ लीजिए कि इस अटैक के बाद चीजें एक बार फिर से उभर कर सामने आएंगी। जो बार बार मिडिल ईस्ट में शांति शांति शांति, पीस, सीज फायर, ये सारी चीजें हो रही थी, अब इस अटैक के बाद आप समझ लीजिए कि वो सीज फायर जो टर्म है वो इरेडिकेट हो गई है, खत्म हो गई है इस मिडिल ईस्ट की जंग से। और डर इस बात का है कि अब युद्ध और ज्यादा भड़केगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इस तरह से इजराइल पर अटैक किया हो। अभी पिछले दिनों जब लेबनान और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ था, उसको भी हमने देखा था, वो स्टैंड नहीं कर पाया था शांति समझौता। उसके बाद फिर से एक दूसरे पर अटैक्स किए गए थे। इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर मिसाइलें दागी थी, फिर वहां से इजराइल पर अटैक्स किए गए थे। और अब ईरान इन अटैक्स की श्रेणी में इस समय सबसे ताजा डेवलपमेंट है, जहां पर 8 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई हैं, 2 मिसाइलें यमन की। तो पूरा घेर कर इजराइल पर अटैक किया गया है। अब इजराइल भी चुप कहां बैठने वाला था, इजराइल ने भी अटैक किया है, इसका जवाब दिया। लेकिन ईरान अब यह कह रहा है कि अगर इजराइल इसका जवाब देगा या इजराइल हम पर अटैक करेगा तो हम इजराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आप ये देखिए कि ईरान में कहां कहां मिसाइलें गिरी। ये मैप तो मैंने आपको दिखा दिया था। अब आपको यह जानना जरूरी है कि जब इसका रिएक्शन हुआ, यानी कि जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तब मिसाइलें कहां कहां गिरी। ये नया मैप मैं चाहता हूं कि यहां पर इसको नए मैप को लगाया। ये देखिए, ये आ गया नया मैप। अब ईरान में कहां कहां इजरायली मिसाइलें गिरी हैं। अब ये देखिए, ये पूरा ईरान का मैप है, इसको आप देख के समझिए कि कहां कहां। ये देखिए, ये तेहरान में, मलाड में, इस्फहान में, शिराज में, ये जो खार्क द्वीप है यहां पर भी, इसके अलावा करमानशाह, ये कारज, ये कुर्दिस्तान, उर्मिया और तबरीज। तो कुल अगर इनको आप काउंट करेंगे उंगलियों पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से। और आप देखिए कैसे एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें। और खास बात यह है कि इन मिसाइलों की कोई संख्या नहीं थी। ईरान ने तो जो मिसाइलें दागी थी बड़ी राशनिंग करके दागी थी, 10 मिसाइलें, 8 मिसाइलें जो ईरान की तरफ से दागी गई थी। लेकिन यहां पर इजराइल ने हमला करने में कोई कोताही नहीं बरती, एक के बाद एक लगातार अटैक्स किए हैं। और इस दौरान जो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज थे इन शहरों के, जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल की तरफ से। इजराइल का मकसद यह था कि पूरी तरीके से ईरान को धुआं धुआं कर दिया जाए, और एग्जैक्टली वो किया भी है। आप देखिए 10 जगह, ये पूरा एक पोर्शन आप देखेंगे, ये पूरा 10 जगह मिसाइलें दागी गई हैं और ईरान के इन शहरों को नुकसान पहुंचा है। इनमें कई ऐसे ठिकाने थे जो रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ईरान के लिए, उन पर अटैक्स किया गया है। जो सैन्य दृष्टि से, यानी कि डिफेंस की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज थे, उनको भी इजराइल ने अपने इस जवाबी अटैक में निशाना बनाया गया है। और इसी के बाद
ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है कि हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका बदला लेंगे। यानी कि जब बदला टर्म बीच में आ जाती है तो आप ये समझिए कि चीजें फिर थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है, ये यहीं पर नहीं रुकेगा। अब इजराइल पर वापस ईरान अटैक करेगा। बहुत जल्दी मैं वो तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये होगा, क्योंकि हो रहा है। ये आप समझिए कि 28 फरवरी से जब से अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान शुरू हुआ है, उसके बाद से बहुत कम दिन ऐसे हैं जो सीज फायर कर रहे हो, या जिस दिन कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब, कोई गोला एक दूसरी जगह पर नहीं गिरा हो। तो अब आप समझिए कि जिस तरह के अटैक्स यहां पर हुए हैं और फिर काउंटर अटैक्स किए गए हैं इजराइल की तरफ से, उसके बाद अब चीजें और बढ़ेंगी और मिडिल ईस्ट में जिस शांति की कल्पना कर रहे थे आप और हम, वो चीजें अब खत्म होने वाली हैं। अब आप समझिए कि इस अटैक के बाद जो हम कह रहे थे ना, जो डर बार बार सबके मन में है कि भाई तेल, हॉर्मुज, ये सबको इंपैक्ट करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट तो सबसे ज्यादा इससे इंपैक्ट होगा और उसका जो रास्ता है उसको लेकर फिर से जो दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी कि हाँ ठीक हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। इस बीच में आपको बता दूं कि ट्रंप ने नेतन्याहू को इस जंग के बीच सरेंडर फोन भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग को लेकर उन्होंने क्या कहा है वो आप देखिए। जंग के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू को फिर से फोन किया। अब यह शूटिंग तुरंत बंद करनी होगी। यह ट्रंप की ओर से नेतन्याहू को फोन गया था कि आप इसको शूटिंग को तुरंत बंद कर दीजिए, मिसाइलें दाग रहे हैं, बातचीत की मेज पर लौटो और समझौता करो। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको दिखाया 2 बार, 3 बार, 4 बार दोनों के बीच में बातचीत हुई है। जवाबी हमला मत करो, दोनों अपने हमले कर चुके हो, हमें एक और हमले की जरूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप ने यह कहा कि अगर ईरान ने तुम पर अटैक किया, तुमने भी काउंटर अटैक कर दिया, इसके बाद अब इस अटैक को रोक दो, चीजों को एस्केलेट मत करो। अगर हमला करते हैं तो यह सिलसिला अगले 47 साल या 3000 साल तक चलता रहेगा। यानी कि ट्रंप यहां पर इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस भूमिका में हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो ये चाहते हैं कि जंग बंद हो जाए और कम से कम इजराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक न करें। इसको लेकर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन भी किया था, लेकिन उस फोन का कोई मतलब निकला नहीं, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से जबरदस्त जवाबी हमला किया गया है। जो ईरान की तरफ से अटैक हुआ था उसमें तो 8 ही बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी, लेकिन उसके बाद जो इजराइल ने अटैक किया वो बम्पर अटैक था। और इस दौरान ट्रंप लगातार फोन करते रहे नेतन्याहू को कि इसको रोक दो, जितने हमले कर दिए बस ठीक है, आप चुप हो जाओ, क्योंकि ऐसे जंग रुकने वाली नहीं है। लेकिन कुछ हुआ नहीं। नतीजा ट्रंप का जो कॉल था नेतन्याहू को, वो कॉल एक तरीके से कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में टर्म है, नल एंड वॉइड रहा, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब हमलों पर ईरान की ओर से क्या दावा किया जा रहा है ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें कहेंगे इसको लेकर। अब ईरान का क्या दावा उसको आप देखिए। अगर इजराइल ने दक्षिणी लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो यह धमकी एक तरीके से ईरान दे रहा है, तो उसे और ज्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने भी कहा था ना आपको, लेबनान का मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था और बताया था आपको कि लेबनान में कैसे जो अटैक्स हुए थे इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान में, उसी को लेकर अब ईरान अपनी बात कह रहा है कि आप बेरूत और लेबनान पे हमले करने छोड़ दीजिए। अगर आप इन हमलों को जारी रखते हैं तो हमारी तरफ से, यानी कि ईरान की तरफ से, और अटैक्स आपको झेलने होंगे। जरूरत पड़ने पर इजराइल के और ज्यादा ठिकानों को हम निशाना बना सकते हैं। ये ईरान की तरफ से, IRGC की तरफ से स्टेटमेंट इस वक्त सामने आया है। अगर इजराइल ने दक्षिण लेबनान या बेरूत पर हमले जारी रखे तो फिर हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। यानी कि लेबनान और ईरान ये दोनों एक ही थाली के हैं, एक ही साथ हैं, और इजराइल को लेकर दोनों की सोच एक ही है कि इजराइल अगर अटैक करता है लेबनान पर तो उसका जवाब ईरान देगा। इस चीज को बहुत अब क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि जब लेबनान पर इजराइल की ओर से अटैक किया गया था तब भी ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, और अब एक बार फिर से यह धमकी दी गई है ईरान की तरफ से कि इजराइल या तो चुप हो जाए, लेबनान पर हमले रोक दे, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर जो अटैक्स किए जा रहे हैं उनको बंद कर दे, नहीं तो इसका जवाब हमारे पास है, हम जवाब देंगे। और वो कुचल देने की बात कह रहे हैं, हम इजराइल को कुचल देंगे, ये बात ईरान की तरफ से कही जा रही है। इसको लेकर और बहुत सारे स्टेटमेंट्स, ये तो इजराइल, तो ईरान का दावा है, और भी बहुत सारे दावे इस पूरे अटैक को लेकर सामने आ रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखिए, इजराइल के एयरबेस जहां ईरान का कहर बरपा, उनकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, वो देख लिए। नेवातिम एयरबेस गाजा, ये अत्याधुनिक एयरबेस है जहां पर F-35I ADIR स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। ये वो जगह है जहां पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। इसके अलावा तेल नोफ एयरबेस,
ये भी इजराइल के एयरबेस है। ये पुराने एयरबेस है। यहां पर भी F-15 ईगल और बाकी के लड़ाकू विमान इजराइल के हमेशा तैनात रहते हैं ताकि किसी भी सिचुएशन में जो दुश्मन है उस पर अटैक किया जा सके। तो ये 2 मेजर एयरबेस हैं जिनको नुकसान पहुंचा है ईरान की इस बमबारी में, ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक में। ये अत्याधुनिक एयरबेस है। यहां गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान से जुड़े अभियानों में इस एयरबेस की बहुत अहम भूमिका है और शायद इसीलिए, क्योंकि रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नेवातिम एयरबेस, इसीलिए ईरान ने इसको निशाना बनाया है ताकि इजराइल की जो फ्लाइंग एक्टिविटीज हैं, जो हवाई हमले हैं, उनको प्रभावित किया जा सके। और इसी लिस्ट में एक और नाम है तेल नोफ एयरबेस। ये भी आप समझिए कि रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए। तो पूरी प्लानिंग के साथ इजराइल को कहां मैक्सिमम नुकसान पहुंच सकता है, कहां जो एयर ऑपरेशंस हैं इजराइल के डिफेंस एयर ऑपरेशंस, उनको इंपैक्ट किया जा सकता है, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए, पूरी स्टडी करते हुए इन 2 एयर बेसिस पर ईरान की तरफ से अटैक किया गया है। और इन 2 एयर बेसिस को, इजराइल के इन दोनों एयर बेसिस को इस अटैक में मैक्सिमम नुकसान पहुंचा है, क्योंकि यहां बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं। लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल, और जहां पर भी गिरती हैं वहां एक बड़ा नुकसान करती हैं। तो इन दोनों एयर बेसिस को एक मैक्सिमम नुकसान यहां पर पहुंचा है और ये जंग रुकने वाली अब बिल्कुल भी नहीं है। ये अटैक्स इस तरह की ओर इशारा कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं इसको। इस बीच में आपको बता दूं कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक तेल टैंकर में आग लग गई और उस पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। लेकिन आप देखिए कि यहां पर इंडियन नेवी बिल्कुल हीरो की तरह आई और इन सभी 24 लोगों को बचा लिया गया। जो शुरुआती रिपोर्टें मिल रही हैं उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इस जहाज पर हमला हुआ था। हालांकि इसकी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंडियन नेवी ने बिल्कुल हीरोइक एक्ट को अंजाम दिया। आप तस्वीरें देख लीजिए मेरे पीछे, ये तस्वीर है और कैसे पूरा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हुए रेस्क्यू फोर्सेस यहां पर लगी और जो 24 नाविक सवार थे इस जहाज में, उन सभी 24 लोगों को बचा लिया गया। ये सब भारतीय थे जो इस जहाज पर सवार थे। जैसे ही इंडियन नेवी को खबर मिली कि जहाज में आग लगी है, फौरन इंडियन नेवी का दस्ता मौके पर पहुंचा और फिर शुरू हुआ एक रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये जमीन पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये बीच समंदर एक रेस्क्यू ऑपरेशन था और एक ऐसे जहाज में था जिसको कहा जा रहा था कि वो अंडर अटैक है। इस तरह की आशंका है कि इस जहाज पर हमला किया गया है। उसके बावजूद इंडियन नेवी यहां पर पहुंची और इस हीरोइक एक्ट में देखिए एक एक करके कैसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये देखिए कैसे ऊपर से नीचे तार डाली गई और एक एक करके जितने भी नाविक इस जहाज पर सवार थे उन सभी को बचा लिया गया। इसके बाद इन सभी को ठिकानों पर, सुरक्षित ठिकानों पर लाया गया। इसकी जांच चल रही है कि क्या ये अटैक था और था तो किसकी तरफ से था। There has been a recent report that today around 1:30 p.m. there has been a fire reported on a vessel MT Marivex in which there were 24 Indian seafarers. This is the preliminary information which we have received, based on which, as per available information, all Indian seafarers are presently safe. We are coordinating with Ministry of External Affairs, our Indian missions abroad, Indian Navy, Ministry of Defence to ensure their safety. और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं कि खाड़ी में बवाल बढ़ा तो फिर ईरानी दूतावास के भी नए निर्देश निकलकर सामने आ गए। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह की चीजें चल रही हैं मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर खाड़ी में जो बवाल मचा हुआ है, ईरानी दूतावास का निर्देश है कि ईरान में मौजूद जो भारतीय हैं वो जल्द से जल्द यहां से निकल जाएं। ईरान की यात्रा से भारत के लोग बचें, क्योंकि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं। ईरानी दूतावास खुद इस बात को मान रहा है कि जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है। ऐसे में भारतीयों को यहां सफर नहीं करना चाहिए। ईरान में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। आपको मैं बता दूं कि ईरान में बड़ी संख्या में जो भारतीय छात्र, भारतीय व्यापारी और भारत के जो कामगार हैं वो ईरान में रहते हैं, नौकरी की तलाश में ईरान में जाते हैं, लंबे वक्त से ईरान में रह रहे हैं। लेकिन ऐसे सभी लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि जितना जल्दी हो सके आप यहां से निकल जाएं
और आप जो यात्रा अगर ईरान को लेकर प्लान कर रहे हैं तो फिलहाल इस तरह की यात्रा आप ना करें। आप समझिए कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर ये चीजें कही जा रही हैं तो कितनी सिचुएशन इस समय खराब है और कितनी और ज्यादा खराब हो सकती है सिचुएशन, ये स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। आप ये देखिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये अभी की तस्वीरें नहीं हैं, लेकिन ये जिस तरीके से ईरान में अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, उसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि मिसाइल किसी का पता पूछकर नहीं गिरती है, कभी भी किसी के ऊपर भी गिर सकती है। इसीलिए ये कहा गया कि इस तरह के हमले हो रहे हैं, ईरान अंडर अटैक है, यूएस के साथ उनकी टसल चल रही है, इजराइल के साथ टसल चल रही है, तो इसीलिए ये डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप जितने भी लोग हैं अभी वो आप निकल जाएं। ये ईरानी दूतावास का निर्देश है, यानी कि आप इसको सीधे तौर पर समझिए कि अगर कोई डायरेक्टिव्स इस तरीके के डिप्लोमेटिक लेवल पर सामने आते हैं, दूतावास से सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि चीजें और खराब होने वाली हैं। इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है। तो ऐसे में अब कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय हैं वहां पर, चाहे वो कामगार हैं, व्यापारी हैं, वो सुरक्षित तरीके से वहां से निकल आएं और अभी ट्रैवल ना करें। इस बात को लेकर ये एडवाइजरी, ये डायरेक्टिव्स जारी किए गए हैं। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया और इसने तबाही मचा दी। फिलीपींस में सुबह 7.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित इमारतों में ज्यादातर दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक भवन शामिल रहे। इस शक्तिशाली भूकंप में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूएसजीएस के मुताबिक भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5:07 पर आया। भूकंप का केंद्र मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में था। अधिकारियों का कहना है कि ये इस साल फिलीपींस में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के 3 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। अचानक आई तेज आंधी और बारिश के कारण एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर खड़े ग्राउंड सपोर्ट उपकरण अपनी जगह से खिसककर विमानों से टकरा गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। डीजीसीए ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। डीजीसीए ने जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें लापरवाही का दोषी पाया जाएगा उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से रिश्तों को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक हर जगह हो रही है। अकबरपुर क्षेत्र में एक महिला और उसके दामाद ने कोर्ट मैरिज कर ली। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। शादी के बाद दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों अपने फैसले को सही बताते हुए लोगों से उनके नए रिश्ते को स्वीकार करने और आशीर्वाद देने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। कंगना रनौत ने नर्सों की यूनिफॉर्म को लेकर अपनी राय खुलकर रखी है। उनका मानना है कि आज भी नर्सों के यूनिफॉर्म में ब्रिटिश दौर की झलक दिखाई देती है और अब समय आ गया है कि इससे भारतीय सोच, सुविधा और जरूरतों के अनुसार बदला जाए। कंगना ने कहा कि डॉक्टरों को अपने प्रोफेशनल ड्रेस को लेकर कुछ हद तक स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन नर्सें अब भी एक ऐसे ड्रेस कोड का पालन कर रही हैं जो उन्हें काफी हद तक विदेशी लुक लगता है। मुझे लगता है कि जो ब्रिटिश के टाइम का नर्सेज का जो ड्रेस कोड था वो आज भी चलता आ रहा है। जो हमारी नर्सेज हो गई, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मर्जी से पहन सकते हैं जो उनको पहनना है, उनको एक कोट मिलता है। लेकिन जो हमारी नर्सेज हैं उनको वो टिपिकल सर्दी भी, गर्मी भी और एक तरह से उसमें एक जिसे कहूँगी कि एक फॉरेन लुक वो जो है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है। भारतीय शेयर बाजार के लिए हफ्ते की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बढ़ जाता है एलिवेटेड प्राइसेस जिसे कहते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के, तो ये सारे जो अजम्पशन होते हैं दैट गोज आउट ऑफ विंडो। अब ये रीवर्क करते हैं कि भाई ये हाई एनर्जी प्राइसेस रहेंगे तो जीडीपी को असर कितना आएगा, और अगर
जीडीपी कम परसेंटेज से ग्रो करेगी तो उसका ट्रांसलेट जो होता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में कितना होगा, ये सारी चीज़ें अब एक क्वेश्चन मार्क है। निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर टिकी हुई है, क्योंकि यही तय करेगा कि आखिर बाजार में गिरावट का दौर और गहरा होगा या फिर स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रदीप दानवे के साथ विधि सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया 24/7। नागपुर के वथोड़ा स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना कॉलोनी में पिछले 1 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। रहवासियों का आरोप है कि नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है और जो पानी आ रहा है उसमें गटर का गंदा पानी मिल रहा है। दूषित पानी के कारण बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बोरिंग का काम चल रहा है। आखिरकार इन लोगों को बोरिंग का रास्ता अपनाना पड़ा। इसी सिलसिले में आज हम इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि किस तरीके की परेशानियाँ वो झेल रहे हैं। एक्चुअली यहाँ इतनी परेशानी है कि जो पानी तो आ ही नहीं रहा है, आधा घंटा भी नहीं रहता, और जो टंकी बनाई है उसमें भी गटर का लीकेज है। और इस वक्त आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से वाइजैक से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 मजदूरों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, एक स्टील फैक्ट्री में आप समझिए कि पिघला हुआ लोहा, पिघला हुआ स्टील इन मजदूरों पर गिरा, जिसका टेम्परेचर उस वक्त 1600 डिग्री सेल्सियस था। आप समझिए कि हम और आप अगर दिन में 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी में बाहर निकलते हैं तो शरीर जलने लगता है। उन मजदूरों की क्या हालत हुई होगी जिनके ऊपर ये 1600 डिग्री सेल्सियस का स्टील, पिघला हुआ स्टील गिरा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, इस हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। बड़ा जबरदस्त, बहुत दर्दनाक हादसा था जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई है। खौलते लिक्विड स्टील गिरने से 8 मजदूरों की जान चली गई है इस बड़े हादसे में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर यह हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा इसको मैं कहूंगा। स्टील प्लांट में यह हादसा हुआ और खौलता हुआ स्टील इन मजदूरों पर गिर गया जो उस वक्त स्टील प्लांट में काम कर रहे थे। 8 जिंदगियां आप सोचिए कि किस तरह से जलकर खत्म हो गई हैं। इसमें कई मजदूर जो वहां पर और काम कर रहे थे वो भी झुलस गए हैं। इस तरह की जानकारी इस हादसे के बाद मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा आंध्र प्रदेश में, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे। किस वजह से हादसा हुआ, किसकी लापरवाही थी, ये सारी चीजें अभी जांच का विषय है, इनकी जांच होगी। लेकिन इस हादसे ने आप समझिए कि हिलाकर रख दिया है लोगों को। 8 मजदूर इस हादसे का शिकार हुए हैं जिनकी जान चली गई है। खौलता हुआ स्टील इन लोगों के, इन मजदूरों के ऊपर गिरा और इनको अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी एग्जैक्टली और कई मजदूर हैं जो झुलसे हैं इस हादसे में, उनकी एग्जैक्ट कितनी संख्या है इस बारे में अभी डिटेल्स लगातार जुटाई जा रही है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन वापस। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का, यात्रा सुरक्षित रहे इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। 5वां आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आएं तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित
और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट care.uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। फिर हुई महाजंग की शुरुआत, बम बारूदों की नॉन स्टॉप बरसात। ईरान ने पहले किया हमला, इजराइल का घातक बदला, नेतन्याहू का बारूदी गुस्सा, ईरान का दहलेगा हिस्सा हिस्सा। अब समझौता नहीं, सर्वनाश होगा। देखिए बात इंडिया की, आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से आज उत्तर प्रदेश जैव विविधता, जल एवं पर्यावरण को संरक्षण देने वालों में अग्रणी है। प्रदेश सरकार के संकल्प का सुखद प्रतिफल है कि विगत 9 वर्षों में राज्य में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। हरित आवरण में लगभग 3.5 लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। इसी का सुफल है कि आज प्रदेश का लगभग 10% भूभाग वनों एवं वृक्षों से आच्छादित है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण रामसर साइट प्रदेश की ग्रीन रेवोल्यूशन की गाथा बयान कर रहा है। प्रत्येक जनपद में अमृत वन पर्यावरण को संजीवनी प्रदान कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से शुरू हुआ एक पेड़ माँ के नाम का अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। फिर हुई महाजंग की शुरुआत, बम बारूदों की नॉन स्टॉप बरसात। ईरान ने पहले किया हमला, इजराइल का घातक बदला, नेतन्याहू का बारूदी गुस्सा, ईरान का दहलेगा हिस्सा हिस्सा। अब समझौता नहीं, सर्वनाश होगा। देखिए बात इंडिया की, आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज इंडिया पर। गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंग किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम। युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे, हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया था, जिसे नाम दिया गया था इंडिया, INDIA। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये गठबंधन टूटता चला गया और फिर ये गठबंधन सिर्फ नाम मात्र के लिए रह गया। लेकिन अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ममता बनर्जी को इस इंडिया गठबंधन की याद आ गई। इसकी बैठक आयोजित की गई बाकायदा, लेकिन 25 दल मिलकर भी सरकार के विरोध में कुछ खास मुद्दा उठा नहीं पाए। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। विधायकों के बाद 20 सांसद भी टीएमसी के खुले तौर पर बागी दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन के फिर से एक्टिव होने पर विपक्ष की मुश्किलें कम होंगी या फिर पहले की तरह ही जो मनमुटाव है वो नजर आएगा। ममता की पार्टी का क्या होने वाला है, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में एक जगह, एक मंच पर राहुल, सोनिया, खड़गे, ममता, अखिलेश और तेजस्वी समेत 24 विपक्षी दलों के नेता जुटे। मकसद सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करना था। मकसद सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का था। लेकिन जब विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मंथन चल रहा था, मॉनसून सत्र में एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्लान बन रहा था, राहुल, सोनिया, खड़गे के साथ मिलकर ममता नए समीकरण तैयार कर रही थी, तभी उनके सांसदों ने जोर का झटका दे दिया।
टीएमसी के 14 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। काकोली घोष, शताब्दी रॉय, अबू ताहिर, अरूप चक्रवर्ती, खलीलुर रहमान, शर्मिला सरकार, असित मल, कालीपत सोरेन समेत टीएमसी के 14 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पहुंच गए, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। शुवेंदु अधिकारी और भूपेंद्र यादव के साथ ममता के बागी सांसदों ने लंबी चर्चा की। इसके बाद खबर आई कि 20 सांसद तृणमूल कांग्रेस से जल्द अलग होंगे। टीएमसी के 20 सांसद अलग गुट बनाएंगे। काकोली घोष बागी टीएमसी सांसदों की नेता होंगी। टीएमसी सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर को अपने फैसले की जानकारी देंगे। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। पार्टी में किसी भी तरह के संवैधानिक विभाजन के लिए कम से कम 19 सांसदों का एक गुट में आना जरूरी है और दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या 20 है। ऐसे में ममता का सियासी भविष्य भी अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। के साथ एमपी लोगों के साथ हम लोगों का बात हुआ है, मेरा बात हुआ है कल नंबर ऑफ एमपी से। तो नंबर ऑफ एमपी से बात जो जैसे हुआ है सभी दिल्ली में है, तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर है सब लोग। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो अच्छा है। हम लोग ने बांग्ला में जो बात का जिक्र किया था कि हम लोग बंगाली में जो इच्छा कहते हैं, तो इच्छा का जो यूनिटी होता है बहुत जरूरी है। ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं, लेकिन विधायकों ने अलग गुट बनाया, फिर सांसदों ने बागी तेवर दिखाए और इसी बीच टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने भी ममता की पार्टी से नाता तोड़ दिया। सुखेंदु ने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी भी छोड़ दी। इस्तीफे में उन्होंने लिखा, ममता मनमाने ढंग से पार्टी चला रही थी, पार्टी उस तरीके से नहीं चल रही थी जैसी चलनी चाहिए। कई नेताओं को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं थी। कई बार नेताओं की राय भी नहीं ली जाती थी। पार्टी के भीतर ऐसे हालात लंबे समय से चल रहे थे। कई नेताओं ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया था। ममता पर गंभीर आरोप मढ़कर सुखेंदु ने टीएमसी से मुंह मोड़ लिया। 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है, उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। ममता की पार्टी बिखर रही है। हर दिन टीएमसी टूट रही है। टीएमसी पर ममता की पकड़ छूटती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि बंगाल हार के बाद बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। विधायकों, सांसदों पर ममता की पकड़ कमजोर हो रही है, लेकिन पार्टी को एकजुट करने की कोशिश के बजाय ममता दिल्ली जाकर विपक्ष को एकजुट करने में जुटी हैं। दिल्ली में ममता इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई, जहां 2 घंटे के मंथन के बाद फैसला लिया गया कि एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर इंडिया गठबंधन सीजेआई को लेटर लिखेगा। हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। अगली बैठक हैदराबाद में 8 अगस्त को होगी। मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन विपक्षी एकता की डगर में मुश्किल ये है कि विपक्ष की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर इंडिया ब्लॉक से अलग हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि जब विपक्षी दल ही एकजुट नहीं होंगे तो सरकार को कैसे घेरेंगे। केरल में आपने सरकार बना लिया तो एसआईआर को कोस नहीं रहे। बंगाल में हार गए तो एसआईआर का रोना रो रहे। तो ये जो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है, ये सब हम और हिंदुस्तान देख रहा है। जनता का समर्थन वो खो चुके हैं पूरी तरह से। अब ये तय हो गया कि कुर्सी के लिए एक सत्ता लोलुप लोगों का एक जमावड़ा है।
एक और इंडिया गठबंधन में सियासी उठापटक है। कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाकर डीएमके और आम आदमी पार्टी अलग हो चुके हैं, तो दूसरी ओर ममता की पार्टी में बगावत का बवंडर उठा है। सवाल है, क्या ममता से टीएमसी छिन जाएगी? क्या ममता अकेली पड़ जाएंगी? और सवाल ये भी है कि ममता की पार्टी टूटी तो क्या विपक्षी एकता भी संकट में है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। संभल से लेकर देश भर में कई जगह अवैध मस्जिद मीनारों पर बुलडोजर एक्शन लगातार हो रहा है। सरकारी जमीन पर से कब्जे हटाए जा रहे हैं। क्या बुलडोजर न्याय का औजार है या राजनीति का हथियार? क्या बुलडोजर एक्शन कानून के मुताबिक हो रहा है या इसके पीछे कोई सियासी संदेश भी छिपा हुआ है? रिपोर्ट देखिए आप। तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पिंक सिटी जयपुर की हैं। सड़क पर गरजता ये बुलडोजर प्रशासनिक अमले का है जो मालवीय नगर के नूरानी मस्जिद का हिसाब कर रहा है। वजह सड़क के चौड़ीकरण और शहर के सौंदर्यीकरण में रोड़ा बनना, लिहाजा इसे हटाने का फैसला किया गया। सुबह 7 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने लाव लश्कर के साथ पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। इससे पहले शहर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया क्योंकि प्रशासन को अंदाजा रहा होगा कि इसे लेकर बवाल हो सकता है। लिहाजा सोमवार शाम तक इंटरनेट की सेवाएं ठप कर दी गई। पूरे शहर में बीएनएस की धारा 163 भी लागू कर दी गई। मस्जिद बचाने को लेकर कल शाम मुस्लिम मुसाफिर खाने में सामूहिक तौर पर दुआ का आयोजन भी किया गया। नूरानी मस्जिद 45 साल पहले 1981 में तामील कराई गई थी। सड़क चौड़ीकरण की वजह से यहां आसपास के अन्य निर्माणों को पहले ही तोड़ दिया गया था। नूरानी मस्जिद के साथ ही एक मजार, एक सत्संग भवन और 2 छोटे मंदिरों पर भी बुलडोजर एक्शन की बात सामने आई है। ये सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जो अतिक्रमण क्षेत्र है उसको मुक्त करने का अभियान है। जेडीए की कार्रवाई है। आज की कार्रवाई में भी 10-12 अवैध निर्माण हैं जो सेक्टर रोड पे आने की वजह से उनको हटाया जाएगा। शायद बता रहे 80 फीट रोड है ये जो जिसका अतिक्रमण हटा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक ने इस एक्शन को गैर जरूरी मानते हुए ऐसी और दूसरी मस्जिदें बनाने तक की बात कह दी। जेडीए कार्रवाई को लेकर एहतियात भी बरत रहा है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर एक्शन लेने की बात प्रशासन की ओर से की गई है। सिर्फ जयपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में बुलडोजर एक्शन की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन लगातार उन धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कर रहा है जो अवैध रूप से बने हैं। संभल के नखासा में सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद मुस्तफा कादरी के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार 2 दिन चला। शनिवार को कार्रवाई के बाद रविवार को मस्जिद के बचे हुए हिस्से को भी ध्वस्त कर दिया गया। शनिवार को शुरू हुए ध्वस्तीकरण अभियान में मस्जिद के अगले हिस्से, पिलरों, बाहरी ढांचे और लगभग 55 फीट ऊंची मीनार को गिराया गया। वहीं रविवार को प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मस्जिद के शेष हिस्से को भी बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही विवादित निर्माण को हटाने की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई। हमारी उस अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया है और उसके साथ साथ आप अगर देखें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी जाएं तो वो मस्जिद करीब 150 साल पुरानी मस्जिद है। उसके साथ में उसको शहीद करना और उसके साथ साथ कि आप ये देखिए कि जिस मस्जिद के अंदर जो वक्फ के में रजिस्टर्ड है उसको सुनने का अधिकार, फैसला देने का अधिकार न तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर किसी को नहीं है। और वक्त में अगर रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी है तो आप उनको अधिकार नहीं है कि वो उस पर सुनवाई करें या फैसला दें। ये प्रकरण तहसीलदार जो कि लगातार इस संभल के अंदर गड़बड़ी का पूरी तरह से शुरू से मैं देख रहा हूँ और कई बार मैंने इस चीज पर नाराजगी जाहिर की है और मैं सख्त अल्फाज में उनको कहा भी है कि तुम हमारे टारगेट करके जो ये काम कर रहे हो ये अच्छे नहीं है। इसके अलावा सोमवार को बाघाऊ गांव में खेरे वाले बाबा चमन शाह बाबा दरगाह शरीफ मजार के नाम पर बनाए गए अवैध मजहबी निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया। सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि गाजियाबाद में भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा।
यहाँ मोदी नगर इलाके के बेगमाबाद में जामा मस्जिद से लगी और नगर पालिका की जमीन पर बनी 14 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ दिया। बुलडोजर एक्शन की इन तमाम कार्रवाइयों में सियासी एंगल भी तलाशा जा रहा है, जिस पर अपनी सुविधा से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पर होने वाली सियासत के बीच प्रशासनिक मशीनरी का तर्क, लोगों का विरोध और एक्शन की तस्वीरें बता रही हैं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कीमत इसी तरह चुकानी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक ब्रेकिंग आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने, जहां पर आत्महत्या से पहले युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रोते हुए युवक अपने दर्द को बयां कर रहा है और इस युवक ने इस वीडियो में ससुराल पक्ष को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। मृतक के पिता ने भी ससुराल पक्ष पर ही आरोप लगाए हैं और आरोप यह है कि युवक को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था, मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। बेटे पर अलग रहने का, मां बाप से अलग रहने का ससुराल पक्ष दबाव बना रहा था और पीड़ित का यह भी आरोप है कि पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया है। मैं आपको बता दूं कि शिवगढ़ के दामोदर खेड़ा का रहने वाला था ये मृतक, जिसका नाम देवेश बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक शख्स ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक वीडियो भी सामने आया। इस शख्स का रायबरेली का मामला है, जहां पर आत्महत्या से पहले अब युवक ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में रोते हुए युवक सारी कहानी बता रहा है, पूरा दर्द बयां कर रहा है और इस युवक ने ससुराल पक्ष को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया। देखिए, मैं इस शख्स की बात कर रहा हूं। इसी का नाम देवेश नाम का शख्स है, जिसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। लेकिन अब इस वीडियो पर अगर हम यकीन करें, जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, तो इस वीडियो में देवेश नाम का ये युवक अपने ससुराल पक्ष पर आरोप लगा रहा है। देवेश के पिता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके ससुराल वाले उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे थे। आप सुनिए देवेश कैसे रोते हुए पूरा दर्द, पूरी कहानी मौत से पहले की बयां कर रहा है। तो इसके दोषी मैं इतना परेशान हो चुका हूँ अपने ससुराल और वाइफ से कि अब मैं क्या बताऊं। ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं करेंगे। जो मैंने किया नहीं वो आरोप भी लगा रहे हैं अब हमारे ऊपर और हमारे घर वालों के ऊपर। अगर किसी हादसे में मैं मर रहा हूं तो इसके दोषी मेरे ससुराल वाले होंगे। और अब आपको देश के आईएएस वाले गांव लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसे माधोपट्टी मॉडल ने देश को 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और न जाने कितने प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं। और इस गांव को आईएएस का गांव भी कहा जाता है। ये गांव, अब आप समझिए कि लोग इस गांव को इतना पवित्र मानते हैं कि कई आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, इस गांव की मिट्टी उठाकर अपने घर ले जाते हैं, अपनी टेबल पर, अपनी स्टडी टेबल पर रखते हैं और फिर आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं। देखिए देश के इस सबसे अनोखे गांव से न्यूज इंडिया की ये सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मुझे इजाजत दीजिए और आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। आपके लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार। माधोपट्टी 75 घरों का वो गांव जिसने देश को दिए 50 से ज्यादा अवसर। लाखों युवा हर साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बड़े शहरों के कोचिंग संस्थानों में सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। ऐसे माहौल में जौनपुर का छोटा सा गांव माधोपट्टी एक मिसाल बनकर उभरा है। लगभग 75 घरों वाले इस गांव ने 50 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारी देश को दिए हैं। यही वजह है कि इसे देश भर में आईएएस गांव या अफसरों का गांव कहा जाता है। अब इस गांव में हम चलते हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आईएएस, पीसीएस बनने का सिलसिला कब से शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। और यहाँ की हम तस्वीरें भी दिखाते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करते हैं।
यहाँ प्रशासनिक सेवाओं में जाने की परंपरा एक दो पीढ़ियों की नहीं बल्कि लगभग एक सदी पुरानी है। यहाँ से शायर रहे वामिक जौनपुरी के पिता मुस्तफा हुसैन का 1914 में पीसीएस के लिए सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता गया और नई पीढ़ियां अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर प्रशासनिक सेवाओं की ओर बढ़ती रहीं। 1952 में डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह का आईएएस में दूसरी रैंक पर सिलेक्शन क्या हुआ, मानो यहाँ के युवाओं में खुद को साबित करने की होड़ सी लग गई। इसी गांव के जगनारायण सिंह के 5 बेटों में से 4 ने आईएएस बनकर जो इतिहास रचा है वो आज भी कीर्तिमान है। विनय कुमार सिंह 1955 में आईएएस की परीक्षा में 13वीं रैंक प्राप्त कर बिहार के मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे। 1964 में 2 भाई छत्रपाल सिंह और अजय कुमार एक साथ आईएएस अधिकारी बने। शशिकांत सिंह 1965 में आईएएस अधिकारी बने। जो जिस योग था, कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई इसरो में गया, कोई भाभा में गया, कोई इंजीनियर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ। बनते चलते होते चले गए, परिपाटी वो बनती चली गई और आज भी वो परिपाटी जिंदा है, चल रही है। गांव के लोग बताते हैं कि इस गांव में कभी कोई विवाद नहीं होता। लोग शिक्षित हैं, आपस में बैठकर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। गांव वाले बताते हैं कि यहाँ हर लड़का एक दूसरे को देखकर उसकी तरफ मेहनत करता है और जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता तब तक पीछे नहीं हटता। अब तक यहाँ से 40-42 पुराने से लेके नए तक, कुछ रिटायर हो गया मैक्सिमम, कुछ नए भी हैं, तो 40-45 पीसीएस आईएएस मिला करके होंगे। गांव में वही जब कोई शादी ब्याह या मरनी करनी रहती है तभी आना होता है, नहीं कुछ लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। गांव में शिक्षा के माहौल की अगर बात करें तो यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। एक विद्यालय जगनारायण सिंह की पत्नी श्यामरती सिंह के नाम पर है। श्यामरती सिंह ने इस गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। लोगों के रहने के लिए साधन नहीं था, लेकिन वो बगीचे में जाकर झोपड़ी रह करके लोग पढ़े। यहाँ खेती कम थी, लोग कृषि प्रधान कम थे, ज़मीन कम थी, तो उनका वही एक माध्यम था। अगर नहीं करेंगे तो चलेंगे कैसे। और हमारे गांव में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक कंपटीशन है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में निकलता है तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। अब तो यहाँ के लोगों के रिश्तेदार भी बच्चों को यहीं भेजकर पढ़ाई करवाते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि इस गांव की माटी में ही वो खासियत है कि यहाँ आने के बाद खुद पढ़ाई का माहौल बन जाता है। बताइए, एक बार खुद एक लड़का आया था, 2 लड़के आए थे बिहार से, तो हम गेट के पास अपने खड़े थे, तो गेट से थोड़ा सा आगे आएंगे, आम का पेड़ है, मोड़ है, तो वहाँ खेत में से वो मिट्टी भर रहे थे। एक पॉलीथीन लिए थे तो उसमें मिट्टी भर रहे थे, तो हम गए पूछे, तो हमने पूछा भाई मिट्टी ये क्या, कहाँ से आए हो? क्या? भैया हम बिहार से आए हैं, वो मिट्टी पॉलीथीन में लेके जाएंगे अपने घर। हमने बोला क्यों? तो कह रहे भैया कि हमने सुना है गाँव से आईएएस पीसीएस यहाँ की मिट्टी जो है आईएएस पीसीएस पैदा करती है। तो हमने सुना उसकी बात, और जब उसने बताया कि बिहार से आया हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अचंभा हुआ। हमने कहा ठीक है भाई, लेके जाओ मिट्टी। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कहीं भी चले जाओ, बनारस में पढ़ता था मैं, बनारस में पढ़ाई किया हूँ, सीपेट किया हूँ, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो वहाँ पर मैं बोलता था माधोपट्टी से हूँ। माधोपट्टी या नाम सुना हुआ है, वहाँ तो आईएएस पीसीएस हम कहें वही गाँव से हम हैं। जिस गाँव को तुम सुन रहे हो उसी गाँव से हम लोग वहाँ हैं, उसी निवासी हैं, मैं वहाँ का हूँ। माधोपट्टी की कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं बल्कि सामूहिक प्रेरणा की कहानी है। यहाँ बच्चे बचपन से ही अवसरों को अपने आसपास देखते हुए बड़े होते हैं। गांव के परिवारों में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। यही कारण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यहाँ से लगातार प्रशासनिक अधिकारी निकलते रहे हैं। जो किसी कारणों से प्रशासनिक सेवाओं में नहीं जा सके, वो या तो इसरो में हैं या भाभा में, तो कोई मनीला में वर्ल्ड बैंक में अफसर है। माधोपट्टी की पहचान अब केवल जौनपुर के गांव के रूप में नहीं बल्कि उस सपने के रूप में हो चुकी है जो हर युवा को ये विश्वास दिलाता है कि मेहनत और शिक्षा के बल पर किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। गांव के लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चलता है कि इस गांव में लोगों में कंपटीशन है और लोग शिक्षा को ही अपना व्यवसाय समझते हैं। यहाँ तक कि गांव के जो सीनियर लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे माँ सरस्वती का साक्षात कृपा है, जो लोगों के ऊपर बनी है, और लोग यहाँ से आईएएस पीसीएस बन करके देश के कोने कोने में जा करके अपनी सेवा दे रहे हैं। सुशील तिवारी, न्यूज़ इंडिया, जौनपुर।